इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो व्यवस्था बनाई गई है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हमने लिया है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दो तरह की गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन के अंदर है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका के अंदर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब जितने भी पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, और जितने भी उन एमपीज में से मंत्री बना दिए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर ही एमपीज भी बैठते हैं और मंत्री भी बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी। तो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज का और मिनिस्टर्स का कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन रहता है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है। और देखा जाए तो पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव भी। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, यानी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ये पावर अलग अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग काम करती है और एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये रहता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमने सिस्टम लिया है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो जिस सिटी के अंदर ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उस सिटी का नाम है वेस्टमिंस्टर। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, तो ऐसे ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर सिटी के अंदर है, इसलिए उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये हमने सेंट्रल लेवल पे भी अपनाई है। सेंट्रल लेवल पे क्या है? पार्लियामेंट है। और यही व्यवस्था हमने स्टेट लेवल पर भी अपनाई है। तो स्टेट लेवल पर क्या होते हैं? एमएलएज, मंत्री, सीएम, पीएम की जगह सीएम। तो यही सेम व्यवस्था हमने स्टेट लेवल पर भी अपनाई है। स्टेट लेवल पर कौन होता है जी? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो जो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसके क्या फीचर्स हैं, अब हम जानेंगे फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है नॉमिनल एंड रियल हेड। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब दो हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल दूसरा रियल। कौन कौन से? नॉमिनल हेड होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो दो हेड होते हैं, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों जी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है वो इनस्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। कई बार गठबंधन की सरकार बनती है और जब गठबंधन टूट जाते हैं तो ऐसे में सरकारें जल्दी चुनाव करवाने पड़ते हैं। सरकार गिर जाती है और चुनाव 5 साल से पहले ही करवाने पड़ जाते हैं। कई बार तो 1 साल के अंदर ही दोबारा सरकार बनती है। तो बार बार इतनी इंस्टेबिलिटी जो होती है, तो ऐसे में सरकार की जो नीतियां हैं वो प्रॉपर वे में चलती रहें, इसके लिए जरूरी होता है कि एक ऐसा हेड हो जो कि कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखे, सिस्टमैटिकली सब कुछ चलता रहे। इसलिए एक नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, एक होता है रियल हेड पीएम। जब पीएम नहीं होता तो जो भी जिम्मेवारी होती है वो प्रेसिडेंट ही देखता है। तो इसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है मेजोरिटी पार्टी रूल, मतलब जिस पार्टी की भी मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्टी के पास भी सबसे ज्यादा
एमपीज का समर्थन होगा, पार्टीज का समर्थन होगा, वही पार्टी सरकार बनाएगी और उसी पार्टी के द्वारा रिकमेंड किया हुआ व्यक्ति ही पीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए मेजोरिटी पार्टी रूल, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है। फिर है लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। ठीक है, पीएम की लीडरशिप रहती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सीएम की लीडरशिप रहती है। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस, मतलब लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और लोकसभा में जितने भी एमपीज होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं जब, तो हर 5 साल के बाद जो लोकसभा है वो डिसॉल्व कर दी जाती है। ठीक है, फिर रद्द कर दी जाती है, दोबारा फिर चुनाव होते हैं और दोबारा एमपीज नए आते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट होकर दोबारा आते हैं। तो ये भी एक फीचर है कि हर 5 साल के बाद लोअर हाउस जो होता है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। स्टेट लेवल पर कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। फिर है जी मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, मतलब जो भी मिनिस्टर होगा, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हमने पहले भी समझा है, जो मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, और जो एमपी होते हैं, जो एमपी होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो मतलब यहां ये है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, जो भी मिनिस्टर बनेगा वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होना चाहिए, वो संसद, लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर भी रहना, एमपी भी होना उसको अनिवार्य है। अगर मान लो किसी को मिनिस्टर बना दिया और वो एमपी नहीं बना हुआ है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर एमपी भी बनना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, नहीं तो उसकी जो मिनिस्टर की पोस्ट है वो भी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर लेजिस्लेचर का मेंबर बनना जरूरी होता है। तो इसके बाद बात करेंगे कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, मतलब इसको समझो। अब यहां केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं रहती, यहां कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहां सिर्फ पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहां पीएम के साथ साथ जितने भी और मिनिस्टर्स हैं, गृह मंत्री, रेल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी हैं, सारी होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम, इन सब की कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। यानी पार्लियामेंट के जितने अदर एमपीज हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष रूलिंग पार्टी के हों, सबकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसकी। ये पीएम सीएम को, ये कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव हैं, और ये अदर एमपीज जो हैं वो लेजिस्लेचर हैं। तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति रहती है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। इसके बाद बात करेंगे हम अदर डिफरेंसेस की, कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल को अपनाया है, तो क्या हमने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल अपनाया है इंडिया के अंदर, क्या वो बिल्कुल सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं, अब उसकी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में, वो ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, उसके पास संप्रभुता है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर, डिसीजन मेकिंग पावर अगर ब्रिटेन के अंदर किसी के पास है तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन नहीं है, सुप्रीम नहीं है। वो क्यों जी? इंडिया के अंदर जो सुप्रीम है वो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने मान लो कोई डिसीजन ले लिया, अगर वो लॉ सही है तो ठीक है, और अगर वो गलत है तो उसको चेंज करेगा। कैसे जी? सुनो,
इसको इंडियन पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को, कानून को, एक्ट को चेक करने का काम जुडिशरी का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि जो लॉ बनाया गया है, क्या लॉ बनाने का जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर दिया गया है उस हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया। सबसे पहले तो ये चीज चेक की जाती है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो सही है या नहीं है। फिर चेक किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो भी लॉ बनाया गया है वो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा कॉन्स्टिट्यूशन के, या वो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, क्या उनको उनके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट में तो नहीं कर रहा। तो ये जो चीजें चेक करने का काम जुडिशरी का होता है। अगर जुडिशरी को लगता है कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन, एक्ट, लॉ, कानून सही नहीं है तो जुडिशरी उसको इनवैलिड एक्ट घोषित कर देती है। तो दोबारा से इंडियन पार्लियामेंट को लॉ को देखना पड़ता है और दोबारा पारित करना पड़ता है उसमें चेंजेस लाने के बाद। तो इसके बाद है इंडियन स्टेट। सेकंड जो है, मतलब इंडियन स्टेट हैज इलेक्टेड हेड एंड ब्रिटेन हैज हेरिडिटरी हेड। इंडिया के अंदर रिपब्लिक सिस्टम है और ब्रिटेन के अंदर मोनार्की सिस्टम है। मतलब इंडिया के अंदर इलेक्टेड हेड, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड हेड होता है। मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन इलेक्शंस के द्वारा प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन का सिटीजन इलेक्शन के द्वारा किंग एंड क्वीन हेड नहीं बन सकता स्टेट का। मतलब वहां हेरिडिटरी हेड रहता है, मतलब ब्रिटेन के अंदर किंग एंड क्वीन हेड होते हैं स्टेट के, वहां मोनार्की सिस्टम है, हेरिडिटरी हेड होता है। मतलब किंग एंड क्वीन के आगे जो बच्चे होंगे वही फर्दर आगे चलकर किंग एंड क्वीन बनेंगे, कोई और सिटीजन नहीं बन सकता। ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है, विरासत में मिलने वाली पोस्ट है। लेकिन इंडिया के अंदर रिपब्लिक सिस्टम है, इलेक्टेड हेड होता है, प्रेसिडेंट कोई भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। यहाँ हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है, इसी को ही रिपब्लिक बोलते हैं। और हेरिडिटरी हेड जहाँ होता है वहाँ मोनार्की सिस्टम है, वहाँ रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। अच्छा, आगे है रोल ऑफ पीएम। इंडिया के अंदर या ब्रिटेन के अंदर भी जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ज्यादा रहता है, इतना सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल रहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है।